हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हसूदा को मियो की बहुत फिक्र हो रही थी, तो वो शाम के टाइम पर उसके घर जाता है। अंकल से पूछता है कि मियो अभी तक लौटी कि नहीं। वो भी परेशान हो जाते हैं ये सुनकर कि उसे सर पर चोट लगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों की तसल्ली हो जाती है जब वो खुद ही घर वापस आ गई थी और कहती है कि आई एम फीलिंग फाइन। लेकिन वो सोने का बहाना करके चली जाती है और हसूदा को मिलती भी नहीं। उसके बाद वो बहुत परेशान हो गई थी, सोचती है कि मैंने आज इसे क्यों बता दिया अपना ये सीक्रेट कि मैं इंसान नहीं हूँ। उसके बाद अगले ही दिन सुबह के टाइम पर मियो अंकल को बताती है मैंने अपना सारा प्लान रेडी किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि मैं हसूदा कंपनी को ये समझाने की कोशिश करूंगी कि उनके इस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होंगे पॉल्यूशन की शक्ल में। और दूसरा उसका टास्क ये था कि वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई, स्पेशली बच्चों में, ताकि अगर वो यहाँ से चली भी जाए तो भी लोगों को समझ हो कि पोल्यूशन के खिलाफ कैसे लड़ना है। और अगर हसूदा ट्रस्ट उसकी बात नहीं मानते तो फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि वो हसूदा की कंपनी को ही उड़ा के रख देगी। उसने ये सारी प्लानिंग इसलिए की थी क्योंकि उसके पास समय बहुत कम रह गया था, उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था। उधर हसूदा को ऑफिस में आज उसके डैड दोबारा से बुलाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि होशिगामा बीच के फ्यूचर को लेकर एक इवेंट हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस इवेंट को तुम हैंडल करो। आज हसूदा एक मौका पाकर अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन टावर उसको कैंसिल मत करें, उसका कोई ना कोई रास्ता मैं निकालूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उसने काफी सारी रिसर्च की थी और वो रास्ता निकाल लेगा। उधर मियो की रिसर्च लैब भी उसी इवेंट में हिस्सा ले रही थी। मियो बहुत खुश थी क्योंकि इस तरह से उसे अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने में बहुत हेल्प मिलेगी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मैरीन लाइफ के बारे में सी क्रिएचर्स की हेल्प करने और सी को बचाने के लिए वो लोगों को सिखा सकेगी। उधर हसूदा से उसका फ्रेंड पूछता है कि कल फिर किसके बाद क्या हुआ। हसूदा ये सुनते ही एकदम उछल जाता है अपनी सीट से और उससे कहता है आइंदा ये शब्द भी मुंह से ना निकालना। फिर उसे बहुत सारी बातें शेयर करता है, कहता है मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो थोड़ी स्ट्रेंज हरकतें करती है और जब भी उसके बारे में पूछता हूँ तो वो बात को बदल देती है। उसका फ्रेंड कहता है मुझे तो लगता है कि ये एक मैरिज स्कैम है, तुमसे शादी करके तुमसे फ्रॉड करना चाहती है। उसने तो मजाक किया था लेकिन हसूदा इस बात को काफी सीरियस ले जाता है। उधर मियो और उसके फ्रेंड्स रिसर्च लैब की तरफ से उस इवेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आज वो उसी तैयारियों में गए हुए थे कि वहीं पर ही हसूदा ट्रस्ट के लोग भी पहुंच जाते हैं। मियो जैसे ही देखती है कि वहां पर हसूदा भी आया हुआ है तो वो उसे देखते ही ऑकवर्ड फील करने लगती है। जब से उसे उसने बताया था कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, उनकी दोबारा कोई बात भी नहीं हुई थी। उधर मियो के अंकल काफी परेशान थे। मियो का रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए उसकी सीवी मांगी गई थी, लेकिन उसमें वो क्या डाटा फिल करेंगे। वो अपने से बहुत कुछ लिखकर एक फेक सीवी बनाकर उस कंपनी को सेंड कर देते हैं। उधर अनीशी अपनी एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो देखता है कि बैकग्राउंड में मियो नजर आती है उसे और वो पानी में डाइव कर गई थी और इतनी देर हो गई वो वीडियो में बोलता रह गया लेकिन वो पानी से निकली ही नहीं थी। वो हैरान था कि वो इतनी देर पानी में कैसे गुजार सकती है। उधर मियो आज काफी परेशान नजर आ रही थी तो आयका उससे पूछती है कि तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मियो उसे बताती है कि मैं हसूदा की वजह से काम पर फोकस नहीं कर पा रही। वो उसे यही मशवरा देती है कि तुम्हें जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। उधर हसूदा को भी बार बार मियो के ख्याल आए जा रहे थे। अब उसने फैसला किया था, वो शर्माता हुआ अपने एक एम्प्लॉय के पास जाता है और उससे नंबर मांगने लगता है। पहले तो उन आंटी को लगा था कि ये शर्मा के मेरा नंबर मांग रहा है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो तो उनसे मियो का नंबर मांग रहा था। अब वो किसी तरह से मियो को कॉल करता है। मियो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे फोन करेगा और वो दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों मिलेंगे लेकिन इवेंट के बाद, ताकि हम अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। उधर हमें हितारो को दिखाते हैं, वो आयका के साथ डिनर पर गया हुआ था और वो उसको प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और आयका भी फौरन से मान जाती है। हितारो को बिजनेस वगैरह में ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके दोनों बड़े भाई वो काफी कैपेबल थे। आज डैड उन दोनों भाइयों को बिठाकर एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं होशिगामा बीच से हमारी अच्छी यादें जुड़ी हुई नहीं है। एक्चुअली उनकी वाइफ की डेथ यहीं पर डूबने से हुई थी। अब वो चाहते थे कि यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाएं, ऐसी जगह बनाएं कि पुरानी यादें खत्म हो जाएं और अच्छी और हैप्पीनेस वाली यादें रह जाएं। उधर हमें मियो को दिखाते हैं, वो घर में हर टाइम ठंडे पानी के टब में अपने पैर रखती थी और ह्यूमिडिफायर भी बहुत ज्यादा ऑन रखती थी। अब नेक्स्ट डे इवेंट का दिन था। मियो जब परफॉर्मेंस के लिए रेडी होती है तो उसने एक सी टर्टल का गेटअप लिया हुआ था और वो बहुत क्यूट नजर आती है, जबकि उधर हसूदा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसने एक शार्क का रोल करना था। उसे कोई उठाकर बाहर लेकर आता है और फिर भी वो काफी हेजिटेंट होता है क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था।
सबसे पहले मियू ने बच्चों के सामने एक परफॉर्मेंस दी थी। वो उनको एक स्टोरी सुनाती है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और वो उनको बताती है कि सी लाइफ और फिश से कितना प्यार करना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए और पोल्यूशन इनको कितना नुकसान पहुंचाती है। अब हासूदा के लिए उसने काफ़ी टफ टाइम क्रिएट कर दिया था। हासूदा बच्चों को कैसे मनाएगा, कैसे खिलाएगा, वो तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, क्योंकि उसने होशिगामा बीच का फ्यूचर बताना था। वो उनको दिखाता है कि अगर यहीं पर ही एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन टावर बना दिया जाए तो कैसे 360 डिग्री पर वो लोग सी क्रिएचर्स को देख सकते हैं और सी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हासूदा का ये ख्याल था कि हमारे लोग और हमारे बच्चे जितना इस लाइफ के करीब होंगे उतना ही उनका इससे प्यार बढ़ेगा और वो समझ सकेंगे कि इतनी प्यारी प्यारी क्रिएचर्स का ख्याल कैसे रखना है और इनको पोल्यूशन से भी बचाना है। हासूदा का ये आइडिया और ये स्टाइल मियो को भी काफ़ी पसंद आया था। अब जब वो लोग अपना सामान लेकर उस एक्वेरियम से जा रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि एक बच्ची यहाँ पर मिसिंग हो गई है। हासूदा और उसकी मम्मी तो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन मियू वो साइट पर जाती है और वहाँ पर मौजूद कुछ फिश से पता करती है। वो बताते हैं कि वो क्रैब्स वाली साइट पर गई थी। अब वो उनको क्रैब्स के सेक्शन में ले जाती है और फिर क्रैब से बातें करके उनसे पूछती है तो पता चलता है कि वो बच्ची एंड्रेस पर गई थी। अब घूमते घुमाते वो उस बच्ची तक पहुँच जाती है। हासूदा काफी हैरान था कि इसे ये सारे क्लू कैसे मिले। वो उससे पूछता है तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक कि तुम हो कौन। वो कोई भी जवाब देती उससे पहले ही म्यूजियम वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वो दोनों उनके 1 मिलियंथ कपल थे। वो उनको खड़ा करते हैं, फूल पहनाते, उनकी तस्वीरें बनाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर से हासूदा जैसे उससे बात करने की कोशिश करता है तो सारे एम्प्लॉयज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोबारा से मौका उसके हाथ से निकल गया था। अब नेक्स्ट डे हासूदा आता है मियू के घर पर। वो उसे अपने घर में अंदर बुला लेती। वो हैरान था कि उसने घर में ह्यूमिडिटी 95% पर रखी हुई थी। वो सोचता है क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, और फिर वहाँ पर वो एक रिंग पड़ी हुई देखता है। हासूदा उस रिंग को देखते ही हैरान रह गया था, क्योंकि ये उसकी मम्मी की रिंग थी। मियू से बताती है कि ये मुझे सी में मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैं उठा कर ले आई। उस रिंग के ऊपर हासूदा के मम्मी और डैडी का नाम भी लिखा था। ये उनकी वेडिंग रिंग थी। वो देखते ही हासूदा बहुत रोता है और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली उसकी गलती की वजह से उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। उसने बहुत जिद की थी कि मुझे पानी में से बॉल ला कर दो, और जब उसकी मम्मी वही लेने गई थी तो वो डूब गई। उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। मियू ये सब सुनकर बहुत सैड हो जाती है और उसे तसल्ली देती है कि उस टाइम पर तुम एक बच्चे थे, तुम गिल्टी नहीं हो। हासूदा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी ठंडी क्यों रहती हो। मियू उसे बताती है कि मैंने ओशन के अंदर ही जन्म लिया था और मैं वहीं से बड़ी हुई थी। अब मैं यहाँ पर आई हूँ एक काम करने के लिए, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी यहाँ का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक दिन मुझे वापस आना होगा। ये सुनकर हासूदा उसे हक कर लेता है, लेकिन वो और कुछ भी नहीं बोल सकता। अब उसके बाद दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे मियू के अंकल उसके पास आते हैं और उसे कन्फेशन करते हैं। कहते हैं कि 2 साल पहले जब तुम यहाँ पर आई भी नहीं थी तब की बात है। हमारी रिसर्च लैब को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो मिस्टर कोंतारो ने मुझे एक टास्क दिया था। मैंने बीच पे वाटर सर्वे करके क्वालिटी पर कुछ रिपोर्ट्स बना कर देनी थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और उसके बदले मैंने थोड़े बहुत फिगर्स चेंज कर दिए, लेकिन आज मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। अब फिर से वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि किसी तरह से रिपोर्ट्स को चेंज करो और रिजल्ट्स को बदलो, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया है और अब उन्होंने भी फैसला किया है कि वो उसकी रिसर्च लैब से नहीं बल्कि कहीं और से अपना काम करवा लेंगे। हासूदा भी आज मियू के अंकल को अपनी कंपनी से निकलते हुए देखता है तो वो भी सस्पिशियस हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने आए थे। आज कोंतारो की ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसने अपना फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन का प्लान डिस्क्लोज करना था। वो कहता है कि यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने के साथ साथ हमारा इरादा था हम ऑब्जर्वेशन टावर बनाएंगे, लेकिन नहीं, उससे भी बेटर बिजनेस का ऑप्शन है मेरे पास, और वो ये था कि हम सी रिसोर्सेज चेक करेंगे। मतलब कि सी शोर के नीचे जो मिनरल्स हैं उसके लिए वो लोग डिगिंग करेंगे। अब सारे ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि टावर तो क्या चीज़ थी, ये तो उससे बड़ी तबाही लेकर आएगा सी लाइफ के लिए। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होती है हासूदा उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा ना करो, ये चीज़ बहुत गलत है। और मियू भी दौड़ती हुई उसी टाइम पर ऑफिस में आती है और कोंतारो से मिलकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस तरह का काम करके तुम बीच को तबाह कर दोगे, ओशन का क्या हाल हो जाएगा। लेकिन कोंतारो का कहना था कि ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आगे का सोच रहा हूँ, बहुत आगे का। और अगर तुमने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की तो मुझे पता है तुम्हारे बारे में बहुत सी सस्पिशियस बातें हैं और वो मैं दुनिया के सामने ले आऊँगा। उसके बाद रिसर्च लैब के बाहर एक रिपोर्टर आ जाता है जो कि मियू के अंकल को घेर लेता है और उनसे क्वेश्चन करने लगता है कि मियू कौन है, कहाँ से आई है, उसने कहाँ से पढ़ा है, इसका सारा रिकॉर्ड सामने ले जाया जाए, क्या आपने कनेक्शंस यूज़ करके उसे यहाँ पर असिस्टेंट रखा है।
यहाँ पर हसूदा आकर मियो को प्रोटेक्ट करने लगता है और अंकल एक धक्का देते हैं उस रिपोर्टर को, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर एक इशू बन गया था, लड़ाई झगड़ा होने की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अंकल को रिपोर्टर पर हाथ उठाने के जुर्म में वहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।